हेलो फ्रेंड्स, शिवा सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम गणित के महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 रुपये मूलधन का एक मास यानी कि एक महीने के लिए 20% की दर से साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो आप सभी को पता है, सिंपल सा फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, मूलधन यानी कि P गुणे दर रेट और T यानी कि समय, इसी का गुणनफल होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। इसी फार्मूले पर हम सबका मान रख देते हैं। P का मान दिया हुआ है 1200, R का मतलब 20% और समय दिया हुआ है आपका एक मास। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, हमको जो रेट दिया हुआ है वार्षिक दिया हुआ है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, साल में बदल लेंगे। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक महीने में 1/12 साल हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ से प्रतिशत से 100 कैंसिल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे देखिए, अगर हम 20% गुणे 100 लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसको 20/100 लिख सकते हैं और यहाँ से 100 इस तरह से कट जाएगा। तो आप इस तरह इतना करने की जरूरत नहीं, आप बस जहाँ परसेंट दिख रहा है उससे 2 जीरो गायब कर दीजिए। इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, इसी तरह हमने यहाँ से ये परसेंट से 2 जीरो गायब कर दिया। फिर 12 और 20 यहाँ से इसको 4 से काट लेते हैं, 3 और 5, फिर 3 से इसको काट लेंगे 4, यानी कि टोटल आपका जो SI आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 20 रुपये आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16,000 रुपये का 2 वर्ष में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो चलिए, इसमें हमने आपको पिछली कक्षाओं में जो है रेशियो मेथड बताया हुआ था, उसी पर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, रेट दिया हुआ है आपका 10%। इसका मतलब कि अगर हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/10। इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल में उसे 10 रुपये पर कितना ब्याज मिला होगा, 11 रुपये। यहाँ पे सॉरी, ब्याज नहीं मिलता है, जो फार्मूला बनता है यहाँ पे मिश्र धन का बनता है। तो पहले साल में उसे टोटल अमाउंट कितना उसका हुआ होगा, 10 रुपये से 11 रुपये। इसमें 1 रुपया जो क्या है उसका ब्याज है, यही ब्याज होगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1 रुपया जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 11 रुपये। दूसरे साल के लिए भी वही रहेगा, क्योंकि 2 साल का, तो दूसरे साल में भी कितना मिलेगा उसे अमाउंट, 11 रुपये। तो फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल में क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, 100 रुपये पर फाइनल में उसे कितना मिला होगा अमाउंट, यानी कि मिश्र धन कितना हुआ होगा 2 साल में, 121 रुपये। लेकिन आपसे अमाउंट नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि ब्याज कितना होगा। तो ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। यानी कि अगर 100 रुपया पर मिश्र धन 121 रुपया है, तो आपका टोटल क्या हो जाएगा, टोटल जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 100 रुपये के लिए, वो कितना आएगा, 21 रुपये आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर मूलधन का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 16,000 रुपये। यहाँ से आप 1 यूनिट रुपए की, यानी कि 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का कितना मान आ जाएगा, 160 रुपया। क्लियर है। तो आपसे 21 यूनिट का मान पूछ रखा है, तो 21 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 16 कम 16, 16 यानी कि 3,360 रुपये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगी। यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 गुणे 12 प्लस 12 गुणे 8 प्लस 8 गुणे 8 बटे 12 गुणे 12 गुणे 12 माइनस 8 गुणे 8 गुणे 8, यानी कि इस व्यंजक का आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है।
तो चलिए यहाँ पर सीधे सीधे हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि ये किस फार्मूले पर बैठ रहा है। अगर यहाँ पर हम तुलना करेंगे, अगर हम मान लीजिए कि 12 को ए मान लेते हैं और जो 8 है उसको बी मान लेते हैं, तो आपका फार्मूला किस टाइप का बनेगा। इसको देखिए, ए स्क्वायर प्लस ए गुणे बी प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस तरह का फार्मूला बनेगा। और यहाँ पर क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं, ये क्यूब होगा बी क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं हम, नीचे वाले को अगर आपको फार्मूला याद हो अच्छी तरह से, हमने पिछली कक्षा में बताया हुआ था, एक क्लास लिया हुआ है इन फार्मूलों पर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ए माइनस बी और यहाँ से इसको बाहर कर लेंगे, कितना आ जाएगा, गुणनखंड करेंगे तो ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर क्या बचेगा यहाँ पर, ए माइनस बी। अब जिसको आपने ए माना है उसका मान और जिसको आपने बी माना है उसका मान ले जाकर यहाँ रख दीजिए। यहाँ ए का मान कितना माना है आपने 12 और बी का मान माना हुआ है 8, तो इसको यहाँ से घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 1/4। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए की आय और व्यय का जो अनुपात दिया हुआ, यानी कि आय और व्यय, आय व्यय मतलब पहले वाला अनुपात आय का है और दूसरा वाला व्यय का है। तो ये अनुपात दिया है 11:10 और उसकी बचत दिया हुआ, यानी कि वो जो आदमी है वो 900 रुपये बचा रहा है एक महीने में, तो उसकी आपके मासिक आय की गणना करनी है, यानी कि महीने में वो कितना कमा रहा है उसको आपको बताना है। यहाँ देखिए 11 यूनिट उसकी आय है और 10 यूनिट व्यय कर रहा है, तो उसकी बचत की यूनिट कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट, यही ना होगा। और 1 यूनिट बचत का जो आंकिक मान रुपए में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 900 रुपये दिया हुआ है। तो यहाँ से आय उसकी टोटल कितना निकल कर आ जाएगी, यानी 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 गुणे 900 बराबर यानी 9900, 9900 रुपये उसकी मासिक आय हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कोई व्यक्ति है जो एक काम को 10 दिन में खत्म कर लेता है, बी 15 दिन में खत्म कर लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे आपको बताना है। यहाँ देखिए, अगर हम उन दोनों के जो एक काम को समाप्त करने का जो पूरा दिन है उन दोनों का लसा ले लें, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, पूरे काम की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका अगर हम लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, यानी कि टोटल काम कितना हो गया, 30। अब यहाँ से हम बारी बारी से भाग करेंगे तो इन दोनों की क्या आ जाएगी, अकेली अकेली की क्षमता आ जाएगी, कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। यानी कि ये जो 30 काम है उसको 3 दिन में समाप्त करने की क्षमता रखता है, और 15 जो है 30 काम को 2 दिन में समाप्त करने की क्षमता रखता है। तो उनकी संयुक्त क्षमता कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर लेंगे, कितनी हो जाएगी, 5। अब टोटल काम कितना वो दिया हुआ है 30 और दोनों की संयुक्त क्षमता कितनी है, 5, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, 6 दिन में। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार है जिसकी जो ऊंचाई है 30 मीटर दी हुई है और उसकी जो परछाई मतलब उसके जो शीर्ष है, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है और उसके शीर्ष से जमीन पर किसी बिंदु तक जो कोण बन रहा है शीर्ष से वो 45 डिग्री का बन रहा है। तो आपको क्या बताना है, उस जितनी लंबी परछाई बन रही है उसका मान आपको बताना है। यहाँ पे हमने एक फिगर बना रखा है, फिगर को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बी को हमने मीनार माना है जिसकी ऊंचाई 30 है और इसके शीर्ष से ये जमीन है, जमीन पर किसी पॉइंट सी तक इसका जो कोण बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। ये सूर्य है, सूर्य की वजह से जो परछाई इसकी बन रही है वो x मीटर की बन रही है, तो आपको इसी x मीटर का मान निकालना है। यहाँ से देखिए
यहाँ पर अगर हम ये क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज के नियम से देखें तो ये क्या बन जाएगा, इस थीटा के लिए ये लंब है और ये आधार है। तो यहाँ से कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लागू होगा, tan 45। tan 45 का मान करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा आपको, लंब बट्टा आधार, यही होगा ना। तो लंब कितना इसका दिया हुआ है 30 और आधार कितना है यक्स मीटर। यहाँ से tan 45 का मान आपको कितना होता है 1 और यहाँ 30/x, यानी कि यहाँ से यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 मीटर, यानी कि इसकी ऊंचाई और परछाई दोनों का मान कितना होगा 30 मीटर होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक टंकी है जिसमें 4200 लीटर पानी आता है। अगर उस टंकी की जो लंबाई है 7 मीटर हो और चौड़ाई 6 मीटर हो तो आपकी उस टंकी की ऊंचाई यानी कि गहराई बतानी है कि कितना गहरी टंकी है। ऊंचाई का मतलब गहराई ही होता है। तो यहाँ से आपको उसकी गहराई या ऊंचाई निकालनी है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। 4200 लीटर दिया हुआ, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। और जो टंकी होती है अगर उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो तो टंकी की आकृति कैसी होगी, एक घनाभ की तरह होगी। और घनाभ का आयतन कितना होता है सबको पता होना चाहिए। घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यही क्या होता है, ये घनाभ का आयतन होता है। अब घनाभाकार टंकी है तो अब इसका हम टोटल आयतन निकाल लेंगे कितना है। तो टोटल आयतन कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए लंबाई 7 दिया हुआ है, 7 गुणे चौड़ाई 6 दिया हुआ है और ऊंचाई आपको दे रखा है, हमने मान लिया है कि h मीटर ऊंची है। और यही जो आपका आयतन आ रहा है वो किसके बराबर दे रखा है, 4200 के बराबर दे रखा है। क्लियर है, क्योंकि जितना पानी भरा जाएगा उसका क्या होगा, टंकी का आयतन ही होगा। और यहाँ सवाल में बताया हुआ है कि टंकी में 4200 लीटर पानी आता है। यहाँ से सब क्या हो जाएगा, 42 कट जाएगा, कितना बचेगा 100 और इधर h, यानी कि उसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 100 मीटर की होगी। क्लियर है, यानी आपके ऑप्शन के हिसाब से इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपकी ऊंचाई जो कितनी आएगी वो 100 मीटर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3x + 5/5x - 2 = 2/3 हो तो x का मान बताइए। तो ऐसी कंडीशन में जब भी सवाल पूछे तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इतना कितना हो जाएगा 9x + 15 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 10x - 4। आप इसको इन सबको उधर लेते जाइएगा और -4 वाले को उधर लेके आइए। कितना हो जाएगा 15 + 4 बराबर 10x - 9x, ये कितना हो जाएगा 19 और यहाँ से घटा देंगे कितना हो जाएगा x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आपकी आ गई 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 छोटे छोटे घन दिए हुए हैं जिनकी जो भुजा दिया है, कोण दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है 3, 4 और 5 सेंटीमीटर दिए हुए हैं, यानी कि 3, 4 और 5 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। इन छोटे छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो उस घन का आपको क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा उस घन का वो निकालना। तो यहाँ देखिए पहले हम क्या करेंगे, जब भी किसी छोटी वस्तु को पिघलाकर मिक्स करके एक बड़ी वस्तु बनाया जाएगा तो उनका आयतन हर कंडीशन में क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले हम इसका आयतन निकाल लेते हैं। घन का आयतन सबको पता है कितना होता है, 1 क्यूब होता है। तो 3 का घन करेंगे, यानी कि 3 वाले घन का अगर हम आयतन निकालेंगे कितना आ जाएगा, 3 की घाते 3 का मतलब सबका हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे तो आयतन में बदल जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा ये 64 और ये कितना हो जाएगा 125। इन सभी आयतनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 6 और 2 1 12 नहीं आएगा
सॉरी 216 आएगा, 216 हो गया। यानी कि इन तीनों घनों को मिलाकर जो बड़ा वाला घन बनेगा उसका आयतन कितना होगा, 216। तो यहाँ से उसकी भुजा कितनी, यानी कि अगर हम बड़े घन को मान रहे हैं, उसका कोण ए दिया हुआ है, तो ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 216। यहाँ से ए का मान कितना निकल कर आ जाएगा, यानी कि जो बड़ा वाला घन होगा उसका कोण यानी कि भुजा कितना आ जाएगा, 6, क्योंकि 216 किसका घन होता है, 6 का। तो अब जो बड़ा वाला घन आ गया है इसका हमको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। सीधा सा फार्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a² घन के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 गुणे 6 मतलब 2 बार गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, इसका भी हम गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 216 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, यही आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा घन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक जो है कि दुकानदार या व्यापारी है वो अपने ग्राहकों को जो है 25% का छूट दे रहा है, उसके बाद भी 25% का उसको लाभ हो रहा है। तो उसका अगर कास्ट प्राइस दिया हो 720 रुपये, तो आपको बताना है कि उसका मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना था। तो चलिए जो पहले छूट दी हुई है उसके हिसाब से हम देखते हैं क्या हो जाएगा। अगर 25% छूट है तो पहले अगर हम इसको रेशियो में बदल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/4 छूट किस पर दी जाती है, हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है। तो इसका मतलब उस वस्तु का जो एमपी रहा होगा, मार्क प्राइस रहा होगा, वो 4 रुपये है। जब छूट 1 रुपया दे रहा है तो उसका कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि जिस पर बेच रहा है वो यानी कि सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 3 रुपये। अब जो दूसरी बात कह रहा है कि इसके बावजूद उसे 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका भी क्या रेशियो आएगा, 1/4। इसका मतलब है कि और यहाँ से 25% है, लाभ किस पर लिया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि 4 रुपया कॉस्ट प्राइस है उसका 4 यूनिट, और इस पर लाभ हो रहा है 1 रुपये का, यानी कि वस्तु को कितने में बेच रहा होगा, 5 रुपये में बेच रहा होगा, तब 1 रुपये का लाभ होगा। तो ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। यहाँ देखिए दोनों की सेलिंग प्राइस कितनी दे रखा है, अंकित मान अलग अलग है, लेकिन रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, दोनों का मान सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर सेम करने के लिए क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, यहाँ पर 5 का और यहाँ पर 3 का। तो नया रेशियो क्या आ जाएगा दोनों का, एमपी से एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या मिलकर आ जाएगा, 20 और इसका आ जाएगा 15। इसी तरह कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस का यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, 12 और यहाँ पर 15। क्लियर है। यहाँ पर अब देखिए आपको कास्ट प्राइस की वैल्यू दे रखा है, कॉस्ट प्राइस यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा है 720 रुपये। तो क्या आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 60 रुपये। क्लियर है, यहाँ से कैंसिल कर लेंगे। तो ये आपका 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 60 रुपये। और आपसे पूछा क्या है, मार्क प्राइस पूछा है। मार्क प्राइस कितने यूनिट है, 4 यूनिट, यानी कि टोटल जब आपने इसको चेंज किया तो कितना यूनिट हो गया है, 20 रुपये। तो यानी कि 20 यूनिट, 20 रुपये को अगर हम रुपए में बदल देते हैं यूनिट से गुणा करके तो कितना आ जाएगा, 1200 रुपये। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।